यहाँ पर हम देखें जैसे कि 3 चार्ज हैं, 4Q है, 3 चार्ज है यहाँ पर, एक तो 4Q है, एक Q है, 4Q, Q और Q स्ट्रेट लाइन के अंदर है। इनकी जो पोजीशन है वो एक तो है 0 पर, यानी स्टार्टिंग पर है, एक A/2 पर है, एक A पर है। रिजल्टेंट फोर्स एट Q विल बी 0। तो Q पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 है। तो कैपिटल Q पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? जैसे ये 3 पॉइंट है, ये 0 है, ये A/2 है और ये A डिस्टेंस पर है। यहाँ पर मान लो 4Q है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर स्मॉल q है। तो स्मॉल q पर जो रिजल्टेंट फोर्स दे रखा है वो 0 दे रखा है और इसके ऊपर हमसे पूछा है। तो यहाँ पर एक कैपिटल Q का मान हमसे पूछा है, तो कैपिटल Q का मान कैसे निकालेंगे? तो आवेश और Q के बीच जो बल लगेगा, यानी कि ये आवेश है यहाँ पर, ये यहाँ पर Q आवेश है, तो यहाँ आवेश और ये कैपिटल Q के बीच में जो बल लगेगा वो क्या लगेगा? यहाँ पर फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई E नॉट Q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? A/2, तो A/2 का होल स्क्वायर। तो इससे वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई E नॉट 4Q कैपिटल Q डिवाइड बाई A स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। इसी अकॉर्डिंग हम देखें 4Q और Q के बीच में फोर्स क्या है, यानी इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में फोर्स आ जाएगा, यानी फोर्स बिटवीन 4Q एंड Q। तो यह आ जाएगा 1/4 पाई E नॉट 4Q इंटू Q डिवाइड बाई A स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? A। तो ये आ जाएगी फाइनल वैल्यू 1/4 पाई E नॉट 4Q स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर। अब हमें फाइनल फोर्स निकालना है, तो फाइनल फोर्स क्या निकालेंगे? तीनों को ये जोड़ देंगे हम, यानी कि फोर्स बिटवीन Q एंड कैपिटल Q प्लस फोर्स बिटवीन 4Q एंड Q। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर फोर्स है हमारा, क्या जाएगा? परिणामी फोर्स। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स है Q पर, वो 0 दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी, यानी Q की वैल्यू आ जाएगी -Q, अगर हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे एक फोर्स आ रहा है हमारे पास में, जैसे फोर्स आ रहा है हमारा, एक तो है 1/4 पाई E नॉट, एलसीएम ले लिए, एक तो 4Q इंटू कैपिटल Q है, प्लस एक है 4Q इंटू Q, तो Q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट फोर्स 0 जिससे कैलकुलेट कर लिया, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई E नॉट और 1/A स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ पर भी 1/A स्क्वायर कॉमन आएगा और ये आ जाएगा 4 स्मॉल q कैपिटल Q प्लस 4Q स्क्वायर। तो ये सेक्शन तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, तो यानी 4Q कैपिटल Q प्लस 4Q स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4 से यहाँ पर 4 कॉमन लेके 4Q कॉमन लेके 4Q कॉमन कैंसिल हो जाएगा, यानी Q इक्वल टू Q प्लस Q इक्वल टू 0। तो Q की वैल्यू -Q के इक्वलेंट आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखें हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट। तो हॉलो स्फीयर है जो कि चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जो इंटरनल पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट होता है, जैसे हॉलो स्फीयर है, इसका इंटीरियर पॉइंट है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। इंटीरियर फील्ड पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि ई की वैल्यू होती है 1/4 पाई ई नॉट Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब आर डिस्टेंस ही 0 है, तो डिस्टेंस 0 होता है, पूरा सेक्शन ही क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इंटीरियर पॉइंट पर तो ये 0 हो जाएगा। आउटर आउटर पॉइंट पर क्या होता है? आउटर पॉइंट पर इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं 1/4 पाई ई नॉट,
क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आउट आर मतलब कि डिस्टेंस, जितनी ज़्यादा बाहर होगा उतना ही ज़्यादा ये आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी भी आवेश के चारों ओर, जैसे ये आवेश है तो किसी भी आवेश के चारों ओर वह स्थान या अथवा क्षेत्र जिसमें एक अन्य आवेश विद्युत प्रभाव का अनुभव करता हो। दूसरा आवेश लाएं तो यहाँ पर अगर विद्युत प्रभाव का यानी विद्युत क्षेत्र का अनुभव करें तो वो कहलाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट देखें, जैसे n small droplet of same size are charged to same potential V if they are coalesced to form one drop, then the position of drop will be, या पोटेंशियल ऑफ ड्रॉप विल बी। तो पोटेंशियल ऑफ ड्रॉप का क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखें बड़ी बूंद का जो आयतन है, यानी कि दे coalesce टू फॉर्म ए वन ड्रॉप, यानी छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो बड़ी बूंद का आयतन क्या होगा, n इंटू छोटी बूंद का आयतन, जो छोटी बूंद की कितनी है यहाँ पर, स्मॉल ड्रॉपलेट, स्मॉल ड्रॉपलेट इक्वल टू बनेगी बिग ड्रॉपलेट। तो ये यहाँ पर क्या होगा, n इंटू स्मॉल ड्रॉपलेट है, ये बिग ड्रॉपलेट बनेगी। तो जैसे बड़ी बूंद का जो आयतन है, जैसे गोला बन जाएगा एक तरह से, तो 4/3 पाई आर थ्री हो जाएगा यहाँ पर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर थ्री, और यहाँ पर हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई आर थ्री, पाई आर की पावर थ्री। तो कैपिटल आर की पावर थ्री है यहाँ पर, ये हो जाएगा n इंटू स्मॉल आर की पावर थ्री। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बड़ी बूंद का जो आवेश होगा, यानी जो आवेश Q की वैल्यू होगी, कैपिटल Q की वैल्यू वो होगी n इंटू छोटी बूंद का आवेश यानी Q। तो छोटी बूंद का जो वोल्टेज होगा, विभव, वो भी होगा Q डिवाइड बाई 4 पाई ई नॉट आर। और इसी तरीके से बड़ी बूंद का वोल्टेज निकालेंगे तो वो क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 4 पाई ई नॉट कैपिटल Q डिवाइड बाई आर। इसके अकॉर्डिंग हम देखें कैपिटल Q का वैल्यू क्या होता है, n इंटू क्यू निकाला हमने, तो बड़ी बूंद का वोल्टेज हो जाएगा 1/4 पाई ई नॉट, कैपिटल Q की जगह आ जाएगा n इंटू क्यू डिवाइड बाई आर। आर की वैल्यू क्या आती है, n की पावर 1/3 और आर आ जाएगा, क्योंकि आर की पावर 1/3 है, इसके अकॉर्डिंग हम निकल लेंगे। तो बड़ी बूंद का जो वोल्टेज है, बड़ी बूंद का वोल्टेज क्या आ रहा है, n की पावर 2/3 इंटू छोटी बूंद का वोल्टेज, यानी कि स्मॉल ड्रॉपलेट का वोल्टेज, ये आ जाएगा स्मॉल ड्रॉपलेट वोल्टेज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा n की पावर 2/3 इंटू वी। नेक्स्ट देखें, जैसे क्वेश्चन है परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन कूलाम बल के कारण रहता है। अगर कूलाम बल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होगा, कूलाम फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इस नियम के अनुसार हम देखें, कूलाम का नियम क्या कहता है, दो आवेशित बिंदुओं के बीच, ये दो आवेशित बिंदु हैं, एक Q है, एक प्लस Q है, एक माइनस Q है, ऐसे कर सकते हैं। दो आवेशित बिंदुओं के बीच बल आवेशों की सामर्थ्य के गुणनफल के बीच सीधे समानुपाती होता है, यानी दोनों का जो सामर्थ्य होगा उनका गुणनफल जो होगा, यानी Q1 यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है, तो Q1 और Q2 दोनों के गुणनफल के सामर्थ्य के मल्टीप्लाई होगा, यानी समानुपाती होगा। नेक्स्ट हम देखें, अंडर थर्मल एंड इलेक्ट्रिक सिस्टम analogy temperature is considered analogous to thermal and electric system. The temperature किस and under the thermal and electric system analogous temperature is considered analogous to, तो analogous temperature है वो किसके analogous consider किया जाएगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा वोल्टेज के अकॉर्डिंग। थर्मल एंड इलेक्ट्रिक सिस्टम में एनालॉगस जो टेम्परेचर है वो एनालॉगस वोल्टेज के कंपैरिजन में लिया जाएगा। जैसे हम दो सिस्टम की कंपैरिजन करते हैं,
एक तरफ लेते हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम और दूसरी तरफ लेते हैं थर्मल सिस्टम। इलेक्ट्रिक सिस्टम, दूसरी तरफ लेते हैं हम थर्मल सिस्टम। थर्मल सिस्टम। अब इलेक्ट्रिक सिस्टम में क्या होता है, जैसे चार्ज है, चार्ज क्या है Q, तो इसका थर्मल सिस्टम में क्या होगा, चार्ज का हीट फ्लो, इसको बोलते हैं J, हीट फ्लो, इसको डिनोट करते हैं हम J से। अब दूसरा इलेक्ट्रिक सिस्टम हम देखें करंट। करंट क्या है, करंट को डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम में I। अब थर्मल सिस्टम में करंट के रेस्पेक्टिव क्या होगा, हीट फ्लो रेट, तो ये होगा J/S, हीट फ्लो रेट, इसको बोलते हैं J/S। तीसरा है वोल्टेज। वोल्टेज V से डिनोट कर दिया इसको। थर्मल सिस्टम में क्या होगा वोल्टेज का, टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर, इसको डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। चौथा होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ही होगा, इसको यहाँ पर ओम में रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम में। लेकिन अगर इसी को हमें थर्मल सिस्टम में शो करना हो रेजिस्टेंस कोई, तो थर्मल सिस्टम में हम इसको शो करते हैं डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई J। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक सिस्टम से डिनोट करते हैं कैपेसिटेंस को, जबकि थर्मल सिस्टम हम इसको डिनोट करते हैं कैपेसिटेंस को J डिवाइड बाई डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम देखें, दी थर्मल नॉइस इज ड्यू टू रैंडम। तो थर्मल नॉइस है किसकी, रैंडम की वजह से होगा यहाँ पर। तो थर्मल नॉइस है मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है थर्मल नॉइस, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रैंडमली गति करते हैं या रैंडमली मूवमेंट करते हैं तो उसकी वजह से जो नॉइस प्रोड्यूस होता है उसे जॉनसन ने कहा था थर्मल नॉइस। और इसका थर्मल नॉइस जो है हमारा, वो काइनेटिक सिद्धांत पर, काइनेटिक प्रिंसिपल पर काम करता है। और ये जो आयंस का जो टेम्परेचर है, उनकी जो इंटरनल एनर्जी है, गतिज ऊर्जा हो जो होती है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि आयंस की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से या इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को शो करने का एक तरीका है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये थर्मल नॉइस प्रोड्यूस हो रही है। तो आयंस की जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है उसको शो करने का एक तरीका है, जो हमें एक तरीके से थर्मल नॉइस के रूप में महसूस होता है या फील होता है। नेक्स्ट हम देखें पदार्थ का जो अपवर्तन इंडेक्स लगभग किसके वर्गमूल के पदार्थ होता है। तो यहाँ पर जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अप्रोक्सीमेटली किसके स्क्वायर रूट के इक्वल होगा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के इक्वल होगा ये। नेक्स्ट हम देखें इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में कन्फाइन रहने के लिए उसकी संबंधित गति प्रकाश की गति से होती है। तो फॉर द इलेक्ट्रॉन टू confined टू न्यूक्लियस इट्स स्पीड रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट वुड हैव। तो लाइट के कंपैरिजन में जो स्पीड होती है इसकी, वो ग्रेटर देन होती है इलेक्ट्रॉन की। फॉर इलेक्ट्रॉन टू बी confined in a nucleus its speed relative to speed of light would be greater। नेक्स्ट हम देखो कूलम्ब के नियम के अनुसार जो स्थिरांक होता है, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होती है। कांस्टेंट के की वैल्यू होती है कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग 9 × 10⁹। कैसे निकालते हैं,
जैसे फोर्स है कूलाम के अकॉर्डिंग वो होगा Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। तो K की वैल्यू यानी K इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई ई नॉट। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू हम निकालें, जैसे कि K की वैल्यू निकालनी है 1/4 पाई। ई नॉट की वैल्यू होती है यहाँ पर 8.54 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पर K की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9। ओम का नियम लागू होता है। तो ओम का नियम कहाँ पर लागू होता है? तो जैसे जैसे रेजिस्टिव सर्किट है उस पर भी ओम का नियम लागू होगा, रिएक्टिव सर्किट है उस पर भी ओम का नियम लागू होता है। तो ये डीसी सर्किट में ओम का नियम है यहाँ पर लागू होता है, डीसी सर्किट में भी और एसी सर्किट में भी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे विभवांतर की इकाई क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी यहाँ पर? तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, तो पोटेंशियल की वोल्टेज की यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की कोई यूनिट नहीं होती है। तो विभवांतर जो है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कह सकते हैं विभवांतर वो रीजन होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। अगर विभवांतर नहीं होगा, वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा, तो करंट फ्लो यहाँ पर नहीं होगा। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करंट जाने के लिए विभवांतर की जरूरत होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी? अगर विभवांतर हम देखें तो वो होगा हमारा ऊर्जा यानी कि वर्क डिवाइड बाई आवेश यानी कूलाम, वर्क डिवाइड बाई कूलाम। इसका मतलब हम कह सकते हैं वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल में नापते हैं तो उसको तो जूल आ जाएगा, और आवेश को किस में नापते हैं, कूलाम में, तो कूलाम आ जाएगा। तो विभवांतर को या तो वोल्ट में नापते हैं या फिर जूल पर कूलाम नापते हैं, दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है इसलिए कोई नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, if 120 degree if 120 coulomb of charge passes through a conductor in 60 seconds, then current in the conductor। तो कंडक्टर में करंट की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर हम देखें, जैसे कि जो करंट की वैल्यू होती है या क्यू की वैल्यू जो होती है चार्ज, आई इंटू टी होगा। अब यहाँ पर पूछा है हमें आई की वैल्यू, तो क्या होगा, क्यू डिवाइड बाई टी। क्यू कितना है 120 इंटू टी क्या है 60 सेकेंड, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 2 एम्पियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इज। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टू चार्ज पार्टिकल के बीच में, वो कितना होगा? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टू चार्ज पार्टिकल के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज के इक्वल होगा। क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसे निकालते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फार्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट Q1 ये पहला चार्ज पार्टिकल, Q2 दूसरा चार्ज पार्टिकल, और डी स्क्वायर दोनों के बीच में डिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पर Q1 पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल और यहाँ पर Q2 चार्ज पार्टिकल है। इसके अकॉर्डिंग ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम निकालते हैं। विद्युत धारा के बीच का अनुपात क्या होगा? यानी कि हम देखें द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इन द क्लोज सर्किट। जैसे क्लोज सर्किट है, वोल्टेज एंड करंट का जो रेशियो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ये तरीके से कांस्टेंट रहता है। तो क्लोज सर्किट में ये कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखें, एक इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से वन लेवल टू अनदर लेवल जब ट्रांजिशन करता है एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है,
फोटोन को या तो एब्जॉर्ब करेगा या फिर एमिट करेगा, एमिट और एब्जॉर्ब दी फोटोन। तो जैसे हम जैसे एक लेवल है इलेक्ट्रॉन का ये है, ये एक लेवल ये है, एक ये लेवल ये है, ऊपर का कंडक्शन बैंड होता है, बैलेंस कंडक्शन बैंड होता है और नीचे का बैलेंस बैंड होता है। तो जब एक लेवल से दूसरे लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो फोटोन का या तो एमिट करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो या तो टूटते हैं या फिर जुड़ते हैं। तो जब कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़कर मुक्त हो जाता है और अर्धचालक पदार्थ में इधर उधर भटकने लगते हैं ये इलेक्ट्रॉन, और एक इस स्थान पर रिक्त स्थान हो जाता है। जैसे कि यहाँ से कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, एक जगह खाली हो जाएगी जिसके लिए हॉल, जिसे हम क्या कहते हैं, हॉल। ये अपने आप में एक पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉनों को ये आकर्षित करने की क्षमता रखता है, जो हॉल होता है। अब जैसे प्रोसेस क्या होती है, जैसे ये बॉन्ड है, ये बैलेंस बैंड है, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल में, लेकिन जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पर स्पेस छोड़ के चले जाएंगे, अपनी जो स्पेस है छोड़ के चले जाएंगे। अब ये स्पेस जो छोड़ के चले गए हैं ये हॉल का काम करती है। ये जो हॉल हैं ये बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनको अपने अंदर ले लेते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ रखते हैं। नेक्स्ट देखें, निर्वात का सापेक्षिक विद्युतशीलता होती है, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो वैक्यूम की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती है 1। कैसे निकालते हैं इसको, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है ई आर इक्वल टू ई डिवाइड बाई ई नॉट। तो किसी भी माध्यम की जो विद्युतशीलता और हवा और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उसकी आपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें, दो बिंदु आवेश जिन पर एक पर 1 कूलम है और एक आवेश है और 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, उनके मध्य लगने वाला बल। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला होता है Q1 Q2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर और टू 1/4 पाई ई नॉट। तो यहाँ पर 1/4 पाई ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ और फोर्स क्या हो जाएगा Q1 Q2, यानी कि यहाँ पर 1 कूलम ही है तो इसका मतलब 1 कूलम ये है, 1 कूलम ये है, तो 1 कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, यानी Q स्क्वायर हो जाएगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो 1 × 1 1 ही होता है, इसके अकॉर्डिंग Q आ जाएगा यहाँ पर Q डिवाइड बाई डी स्क्वायर डिस्टेंस होगी इनटू 9 × 10⁹। अब डी की डिस्टेंस क्या है, 3 मीटर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा यहाँ पर, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10⁹ न्यूटन। नेक्स्ट देखें, विद्युत ऊर्जा यानी कि 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड टू जूल इज इक्वल टू। तो जूल में जब कन्वर्ट करते हैं 1 यूनिट एनर्जी को तो उसका मान क्या होता है, जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे 1 kWh है, 1 kWh यानी कि 1 किलोवाट इनटू 1 आवर। तो 1 किलोवाट मतलब कि 1000 वाट इनटू 1 आवर मतलब कि 3600 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 36 × 10⁵ तो अगर पॉइंट लगा देते हैं हम तो 3.6 × 10⁶ वाट पर सेकंड बोल सकते हैं इसको, या फिर जूल बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड
इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो वो कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई होगा वो होगा हमारा फोर्स डिवाइड बाई क्यू, यानी कि न्यूटन पर कूलम। तो किसी भी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह स्थान जिसमें उसका आकर्षण और प्रतिकर्षण अनुभव किया जा सके, उस आवेश क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट देखें, द चार्ज ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोट टू 1.6 into 10 की पावर 19 coulomb in this circuit. The current flowing is 1 ampere. How many electron will be following through the circuit in a second? तो एक सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो होंगे, जबकि यहाँ पर चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो दे रखा है 1.6 into 10 की पावर 19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दे रखा है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। करंट दे रखी है यहाँ पर 1 एम्पियर, इन दी सर्किट करंट फ्लोइंग 1 एम्पियर। तो यहाँ पर टी क्या हो गया 1 सेकेंड, यानी एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो टी आ गया 1 सेकेंड। तो क्यू की वैल्यू क्या है, चार्ज क्या है, क्यू की वैल्यू आई एन टू टी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें, क्यू की वैल्यू एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई हो जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू डिवाइड बाई ई। क्यू की वैल्यू क्या है 1, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू आई एन टी टी है, आई की वैल्यू 1 एम्पियर है, टी की वैल्यू 1 है, सेकंड है, तो क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 0.625 इंटू 10 की पावर 19। तो ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा सी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। नेक्स्ट हम देखें, टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी। टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी। तो एक एटम में the total energy of revolving electron in an atom can be। तो टोटल एनर्जी है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन में, वो कितनी होगी, तो ये टोटल एनर्जी है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के, ये शून्य से ऊपर हो सकती है, यानी 0 से ऊपर हो सकती है, ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा। क्योंकि एक परमाणु में जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की कुल एनर्जी है कभी भी धनात्मक हो सकता है, और वैसे ये ऋणात्मक होती है, बाकी कभी भी ये धनात्मक हो सकता है, यानी पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट हम देखें, धारा हमेशा प्रवाहित होती है, तो अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट ये करंट फ्लो होता है। और I इक्वल टू क्यू बाई टी से हम निकालते हैं, क्यू यहाँ पर आवेश है यानी चार्ज है, और टी यहाँ पर समय है, और I यहाँ पर करंट है यानी धारा है। नेक्स्ट हम देखें, त्रिज्या 10 मीटर के एक क्षेत्र में कुल विद्युत प्रवाह क्या होगा जिसमें 1000 कूलम का प्रभार लगाया गया है। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स in a sphere of radius 10 meter enclosing a surface of 1000 coulomb, enclosing a charge of 1000 coulomb। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें कि
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 1000 ही होगा। कैसे निकालेंगे, जो फाई समीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn तक जाएगा। और कुल फ्लक्स जो होगा, यानी कि टोटल फ्लक्स है वो होता है इनक्लोज सरफेस में चार्ज। तो इनक्लोज सरफेस में चार्ज है 1000 कूलम दे रखा है, इसका मतलब टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा 1000। तो ये 1000 आ जाएगा। यहाँ पर हम देखें, धात्विक चालक के लिए दो भिन्न ताप T1 और T2 पर धारा बढ़ता ग्राफ हम देखें, तो धारा बढ़ता ग्राफ में क्या पता चलता है हमें, धारा बढ़ता ग्राफ से हमें पता चलता है कि जो टेम्परेचर T1 है वो लेस देन है टेम्परेचर T2 से, क्योंकि धारा बढ़ता ग्राफ है I डिवाइड बाई V इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R होगा। और जैसे R है हमारा रेजिस्टेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर ज़्यादा तो T2 ग्रेटर देन T1 हो जाएगा। तो T2 ग्रेटर देन T1 ये होगा यहाँ पर, T2 ग्रेटर देन T1, ये ऑप्शन बी ऑप्शन होगा, T2 ग्रेटर देन T1। T1 ग्रेटर देन T1 लेस देन T2 भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखें कि कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंडक्टर टेक्स प्लेस बाई, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंडक्टर टेक्स प्लेस बाई। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है कंडक्टर के थ्रू किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन के लिए यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन की हमें जरूरत होगी, क्योंकि कोई भी चालक में अगर हम विद्युत चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होती है, फ्री इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होती है, और प्रोटॉन यहाँ पर धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। नेक्स्ट हम देखें कि ओम का नियम है, ओम का नियम किस पर लगा सकते हैं, और फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहाँ पर लगाते हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है वो हम यहाँ पर, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हम लगाते हैं जनरेटर पर, जबकि लेफ्ट हैंड रूल है फ्लेमिंग का, लेफ्ट हैंड रूल वो हम लगाते हैं मोटर पर, जनरेटर पर राइट हैंड रूल। और जो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर में क्या है, अल्टरनेटर एक तरीके से एसी जनरेटर की तरह काम करेगा। कूलाम्स लॉ है, कूलाम्स लॉ हम किस पे अप्लाई करते हैं, कूलाम्स लॉ कैपेसिटर की तरह काम करेगा, यानी कैपेसिटर पर काम करेगा कूलाम्स लॉ। और ओम का नियम है वोल्टेज और करंट के रिलेशन को ये बताता है, ओम का नियम। नेक्स्ट हम देखें कि कंडक्शन विल नॉट अकर व्हेन बॉडीज आर, तो बॉडी अगर सेम टेम्परेचर पर रखते हैं, सेम टेम्परेचर या फिर हम किस जगह पर रखें बॉडी को ताकि कंडक्शन पॉसिबल ना हो, तो अगर हम सेम टेम्परेचर पर रखते हैं तो कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। कोई भी पदार्थ, जब पदार्थ एक ही तापमान पर होंगे तो चालन घटित नहीं होगा, यानी कंडक्शन नहीं होगा। चालन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए या प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें दो पिंडों के बीच में या दो बॉडीज के बीच में हमें किसकी जरूरत होगी, तापांतर की जरूरत होती है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस की हमें जरूरत होती है। अगर दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर, जैसे यहाँ पर T है यहाँ पर T है, तो इनके बीच में क्या है, कंडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखें, द इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन टाइम ऑफ मेटल ए इज 2.7 इंटू 10 की पावर 4 पर सेकंड, 10 की पावर 4 सेकंड, दैट इज V 1.35 इंटू 10 की पावर माइनस 4 सेकंड। द रिलेशन ऑफ रिलेटिविटी ऑफ V टू द रेजिस्टिविटी ऑफ A, रेजिस्टिविटी ऑफ V टू द रेजिस्टिविटी ऑफ A, यानी दोनों की रेजिस्टिविटी के बीच में रिलेशन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर दे रखा है इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन, तो इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग हम देखें रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है हमारा 1 डिवाइड बाई कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। अब यहाँ पर रेट ऑफ रेजिस्टिविटी हम देखें तो यहाँ पर पूछा है द रिलेशन रेजिस्टिविटी ऑफ V टू द रेजिस्टिविटी ऑफ A, तो रेट ऑफ रेजिस्टिविटी यानी रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी पहले V की रेजिस्टिविटी आ जाएगी यानी 1 डिवाइड बाई GV,
डिवाइड बाई जी ए, इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो ये जी ए ऊपर चला जाएगा, जी ए डिवाइड बाई जी बी, तो ये हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 1.35, 1.35 इंटू 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻4 से 10⁻⁻4 कट गया, ये आ जाएगा 2 आंसर। तो ये रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी है 2 आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो वैल्यू है रेजिस्टिविटी ऑफ बी टू रेजिस्टिविटी ऑफ ए वो 2 होगा। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग depicts per unit value of quantity, which of the following depicts per unit value of quantity, that is ratio of actual quantity in any unit to the base or reference value of quantity in the same unit, that is called deficit per unit value and of the quantity। तो किसी भी इकाई में वास्तविक राशि और उस इकाई में आधार और रेफरेंस राशि का जो अनुपात होता है वो पर यूनिट अनुपात होता है, यानी कि पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई बेस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई बेस वैल्यू। यहाँ पर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द सेम एज वाट, वाट की तरह यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो वाट की तरह वोल्ट पर एम्पियर, यानी कि शक्ति यहाँ पर नहीं है। शक्ति क्या होती है, वोल्ट इंटू वोल्ट इंटू करंट, यानी V इक्वल टू आई आर होता है, और पावर होती है V इंटू आई, वोल्ट पर एम्पियर के अकॉर्डिंग। तो पावर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। ऊर्जा जो होती है वो होती है हमारी ऊर्जा शक्ति इंटू समय, यानी पावर इंटू समय। और जूल जो होता है, ऊर्जा को जूल में नापते हैं, जूल को पावर को हम वाट में नापते हैं, तो वाट इंटू सेकंड हो जाएगी, वाट इंटू सेकंड। और वाट क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा जूल डिवाइड बाई सेकंड। इसका मतलब कह सकते हैं वाट को लिख सकते हैं वाट इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इक्वल टू वी इंटू आई, और ये जूल पर सेकंड होगा। तो वी स्क्वायर बाई आर हो गया, यहाँ पर आई स्क्वायर आर भी हो गया, जूल पर सेकंड भी हो गया, ये वोल्ट एम्पियर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम वाट को इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, 3 मौलिक परिणाम क्या हैं, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें यहाँ पर, तो द्रव्यमान एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लंबाई एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, समय एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। यहाँ पर समय एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, यानी कि मौलिक परिणाम नहीं है। नेक्स्ट हम देखें 1 मेगा ओम इक्वल टू क्या होगा, 1 मेगा ओम मतलब कि 10 की पावर 6, टेन की पावर 6 ओम हो जाएगा 1 मेगा ओम। और 1 माइक्रो ओम की बात करें हम, 1 माइक्रो ओम, तो ये होता है 10 की पावर। अगर 1 किलो ओम की बात करें तो ये होता है 10 की पावर 3। और 1 गीगा ओम की बात करें तो ये होता है 10 की पावर 9 ओम। If 10 resistance of 10 ohm each are connected in parallel, the total resistance will be, तो 10 रेजिस्टेंस है पैरेलल में है और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो जो रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, वो रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 ओम के आसपास बनेगा। क्योंकि जो हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है, टोटल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है सेम वैल्यू के, तो आर इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो 10 हो जाएगा डिवाइड बाई एन इंटू रेजिस्टेंस की नंबर, तो 10 हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम निकालें रेजिस्टेंस का मान कितना है, 10 है, रेजिस्टेंस का नंबर कितना है, 10 है, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 1 ओम। आपसे 2-2 ओम के 2 रेजिस्टेंस है,
तो इसका आंसर भी 1 ओम आएगा। जैसे रेजिस्टेंस का हम कर 2 और डिवाइड बाई 2 तो 1 ओम आएगा। नेक्स्ट हम देखें, द एक्सेसिव न्यूट्रल करंट इज क्यूज्ड बाई। तो एक्सेसिव न्यूट्रल करंट है किसकी वजह से होती है? यहाँ पर एक्सेसिव न्यूट्रल करंट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वेलाज की वजह से होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वेलाज एक्सेसिव न्यूट्रल करंट का कारण होता है। ओम के नियम के अनुसार की बात करें हम, ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी वोल्टेज है करंट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखें, जैसे है यहाँ पर यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो क्या होगी? ओम पर मीटर होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। एल मीटर में, रेजिस्टेंस ओम में है, और ए एरिया है तो ये हो जाएगा ओम पर मीटर। या इस तरीके से निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस ओम हो गया, एरिया मीटर स्क्वायर में हो गया, डिवाइड बाई मीटर, तो फिर भी यहाँ पर ओम मीटर ही आएगा। मीटर से मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर आएगा। 1 kWh विद्युत ऊर्जा यानी कि 1 kWh इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होगी? ये होगी हमारी 486 किलो कैलोरीज, क्योंकि निकाले हम 860 कैलोरीज कैसे होगी? 1 kWh, 1 kWh 1000 वाट है, इंटू 3600 सेकंड के आसपास हो जाएगा। तो ये हो सकता, लिख सकते हैं हम 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। तो 36 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइड बाई, अगर कैलोरी में बदलना है तो कैलोरी के अकॉर्डिंग इसमें 4.186 का भाग दे देंगे, जूल को कैलोरी में बदलना है तो ये आ जाएगा 860 इंटू 10 की पावर 3 किलोरीज। तो किलो कैलोरी करना है तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3 को भी हटा देंगे, 866 किलो कैलोरीज। तो जूल को किलो कैलोरीज में बदलने के लिए 4.186 का भाग देते हैं हम। The material to be used in the manufacture of the standard register should be। तो स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? तो हाई रेजिस्टिविटी और लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं। अगर हमें मटेरियल बनाना है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए उस मटेरियल की और लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना चाहिए। बायो सावर्ट लॉ इज जनरली मॉडिफिकेशन ऑफ। तो बायो सावर्ट लॉ किसका मॉडिफिकेशन माना जाएगा? बायो सावर्ट्स लॉ एक तरीके से एम्पियर्स लॉ का मॉडिफिकेशन है। बायो सावर्ट्स नियम क्या कहता है? एम्पियर नियम का सामान्य संशोधन है। एम्पियर नियम का प्रयोग ओवरहेड लाइनों में धारा की दिशा को निर्धारित करने के लिए करते हैं। जो ओवरहेड लाइनों में उनमें करंट की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए एम्पियर्स रूल का यूज करते हैं। वीओटी, वीओटी किसकी इकाई है? तो वीओटी यूनिट हम कह सकते हैं 1 kWh, यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। वीओटी का मतलब होता है VOARD, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो ये कहेंगे 1 kWh, इसको ही हम यूनिट का शो करने के लिए काम में लेते हैं। Two wires A and B of same material but of different length L and 2L have the radius of R and 2R respectively. The ratio of specific resistance will be। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा?
तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो हम निकालें तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का लेंथ से कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर ए डिवाइड बाई एल, यानी लेंथ का उसमें यहाँ पर रेडियस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये 1:1 रेशियो ही आएगा निकल कर, क्योंकि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है कोई किसी भी धातु या मटेरियल का वह गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है जो पदार्थ की कंपोजिशन या फिर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, किसका वो बना हुआ है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसलिए एक ही पदार्थ की भिन्न लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया का तार बनाने पर जो विशिष्ट प्रतिरोध है यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसकी प्रतिरोधकता नहीं बदलती है अगर हम एक ही मटेरियल का बनाते हैं तो चालक का जो रेजिस्टेंस है प्रतिरोध है वो परिवर्तित हो सकता है, इसलिए प्रतिरोधकता का जो अनुपात है यानी कि रेजिस्टिविटी का जो अनुपात है वो 1:1 बनी रहेगा, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं रहता है अगर सेम मटेरियल का बनाते हैं तो। नेक्स्ट हम देखें ओम का नियम, लीनियर जो वक्र है वही हमें ओम का नियम के बारे में जानकारी देता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है किस पर डिपेंड करता है? कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल उस पर डिपेंड करेगा, यानी कि R इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो रो की वैल्यू है R इंटू ए डिवाइड बाई एल, यानी ओम पर मीटर में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओम पर मीटर। नेक्स्ट हम देखें इन ए सर्किट 33 ओम रेजिस्टेंस कैरी ए करंट ऑफ 2 एम्पियर देन दी वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। तो वोल्टेज निकालना है तो I इंटू आर से हम निकाल लेंगे। I 2 एम्पियर करंट है यहाँ पर और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 33, तो आ जाएगा 66। तो वोल्टेज क्या आ जाएगा 66 आंसर आ जाएगा 66 वोल्ट। नेक्स्ट देखें जैसे कि एक लाइट बल्ब है, a light bulb will draw 300 milliampere current when the voltage across 240 volt, then the resistance of light bulb, यानी करंट दे रखी है यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी R इक्वल टू बी बाई आई से निकाल देंगे। वोल्टेज कितना दे रखा है 240, करंट कितनी दे रखी है 300 मिली एम्पियर यानी 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 24 डिवाइड बाई 3 यानी कि 800, तो 800 ओम है यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें इफ द एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम ए सोर्स हुज रेजिस्टेंस इज 1 ओम टू द लोड ऑफ 100 ओम देन द सोर्स विल बी। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो सप्लाई कर रही है उसका 1 ओम है और लोड है 100 ओम, तो हम कह सकते हैं कि सोर्स किस तरीके का है। तो सोर्स यहाँ पर वोल्टेज सोर्स होगा, तो किसी भी वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है बहुत कम होता है ताकि इंटरनल ड्रॉप है कम हो, और किसी भी करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है ताकि पूरी की पूरी करंट है लोड को प्राप्त हो। तो यहाँ पर दिया हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम दिया हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम ही दे रखा है, लोड का 100 ओम है, लोड के कंपेरिजन में इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए हम कहेंगे वोल्टेज सोर्स। अगर यहाँ पर इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम होता और लोड रेजिस्टेंस है 1 ओम होता तो हम कहते हैं करंट सोर्स है, लेकिन वर्तमान में क्या है ये वोल्टेज सोर्स है। नेक्स्ट हम देखें विच पार्टिकल्स एक्ट एज ए करंट कैरियर इन दी मेटालिक कंडक्टर। तो करंट कैरियर यानी करंट ले जाने का काम कौन करता है मेटालिक कंडक्टर के अंदर, तो ओनली इलेक्ट्रॉन है वही करंट कैरियर कहलाते हैं मेटालिक कंडक्टर के अंदर। इफ ऑटम्स लूज 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, अगर एक कोई ऑटम है 1 या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है यानी कि छोड़ देता है तो वो किस तरीके का बन जाएगा, वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली यानी विद्युत से धनात्मक बन जाता है। जब इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिवली बन जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो तो नेगेटिवली बन जाता है। नेक्स्ट देखें जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्जेस्ट साइज रजिस्टर। तो लार्जेस्ट साइज रजिस्टर यानी सबसे बड़ा रजिस्टर यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर हम देखें सबसे बड़ा रजिस्टर है जैसे कि 10 ओम है 100 वाट का है, 100 ओम है 20 वाट का है, 1 किलो ओम है
1/2 किलो वाट का, लेकिन जबकि सभी के पदार्थ समान है। यहाँ पर 1 मेगा ओम है, 1/4 वाट है। तो इसमें 100 वाट, वाट किसकी ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा इसकी वाट है। इसका मतलब सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ये है, 10 ओम का है, लेकिन वाट सबसे ज़्यादा इसी की है। तो रेजिस्टेंस की वाटिंग, जिस रेजिस्टेंस की वाटेज रेटिंग ज़्यादा होती है उसका आकार बड़ा होता है। वाटेज रेटिंग अधिक होने पर रेजिस्टेंस अधिक पावर लॉस करता है, जिसके कारण उसका आकार बड़ा रखा जाता है। अतः 10 ओम और 100 वाट का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे बड़ा होगा। और पावर कैसे करते हैं? वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर से कैलकुलेट करेंगे, यानी पावर डायरेक्टली समानुपाती 1 बाई रेजिस्टेंस। अब जिसके पास में रेजिस्टेंस कम होगा, पावर लॉस ज़्यादा होगा, यानी कि साइज ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम देखें, व्हेन अल्टरनेटिंग करंट पास थ्रू ए कंडक्टर। तो अल्टरनेटिंग करंट है जब एक कंडक्टर से पास करती है, तो क्या होगा उस परिस्थिति में? पोर्शन ऑफ कंडक्टर नियर द सरफेस कैरीज मोर करंट एज कंपेयर टू द कोर। यानी कि कोई भी कंडक्टर के करंट अंदर से एसी करंट पास करती है तो सरफेस पर ज़्यादा करंट होगी इंटरनल की बजाय। इसको हम कह सकते हैं कि जब किसी कंडक्टर में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है तो कोर की तुलना में, यानी इंटरनल जो एरिया है उसकी तुलना में सरफेस पर अधिक धारा बहती है। और धारा के इस वितरण के असमान प्रभाव को हम क्या कहते हैं? स्किन इफेक्ट, क्योंकि स्किन पर यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, स्किन पर ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है, सरफेस पर ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है। जबकि किसी भी कंडक्टर में डीसी करंट फ्लो होने पर कोर और सतह दोनों पर धारा है समान होती है। अगर डीसी करंट फ्लो हो रही है तो एसी करंट फ्लो हो रही है तो सतह पर ज़्यादा होगी और अंदर कम होगी। और और जो स्किन इफेक्ट है यहाँ पर सिर्फ एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट में ही प्रतीत होता है, डीसी में फ्लो नहीं होता है। एसी में ये स्किन इफेक्ट का हमें रोल दिखाई देगा। रजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज अफेक्टेड बाई। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की जो रजिस्टिविटी है किसके द्वारा अफेक्टेड होती है? टेम्परेचर के द्वारा अफेक्ट होती है, प्रेशर के द्वारा अफेक्ट होती है, कंपोजिशन के द्वारा अफेक्ट होती है। तो ये सभी वजह हैं जिनके द्वारा कंडक्टर की रजिस्टिविटी है इफेक्ट होती है। The total number of lines of force emanating from the certain charge is called। तो किसी चार्ज से टोटल नंबर ऑफ लाइंस हैं जो इमिनेट होती हैं, जैसे कि ये निश्चित चार्ज से निकलने वाली जो लाइनें हैं, बल रेखाओं की संख्या, कुल संख्या को क्या कहते हैं? इसको हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? एरिया इनटू, यानी चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू चेंज इन एरिया इनटू ए कॉस फाई। यानी किसी भी आवेश से प्रारंभ होने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या है विद्युत फ्लक्स कहलाता है, और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। यानी फ्लक्स इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ई नॉट। इससे हम निकालते हैं तो ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई सिंबल गिवन बाय एसआई सिस्टम फॉर द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए एसआई सिंबल कौन सा दिया गया है? यहाँ पर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए एसआई सिंबल दिया हुआ है के, केल्विन। In which process the transfer of the heat is from one point to another due to the actual motion of molecules of fluid। तो एक्चुअल मोशन किसके अंदर होता है? एक्चुअल मोशन रेडिएशन के अंदर नहीं होता है, कंडक्शन के अंदर। यहाँ पर एक्चुअल मोशन है ओनली कन्वेंशन के अंदर होता है। कंडक्शन के अंदर भी एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, लेकिन संवहन यानी कन्वेंशन में एक्चुअल मोशन होता है। तो तीन तरह का मोशन होता है कंडक्टर के अंदर। एक रेडिएशन, जिसके द्वारा वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हीट ट्रांसफर होती है। एक होता है कंडक्शन, जिसमें मूव करने की जरूरत नहीं है, और एक होता है कन्वेंशन, जिसमें मूव करने की जरूरत है। तो द्रव पदार्थ का ऊष्मा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संवहन विधि द्वारा स्थानांतरित होती है। जब बॉयलर में पानी गर्म किया जाता है तो गर्म पानी ऊपर चला जाता है और ठंडा पानी ताप के पास आ जाता है, और यह प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि पूरा पानी का तापमान सामान्य न हो जाए। तो ऐसी प्रक्रिया में ताप का हस्तांतरण है संवहन विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें, विच which is the type of emission that heats the metal of sufficient temperature to enable the free electron to leave the metal surface। यानी उत्सर्जन का वह कौन सा प्रकार है जो किसी मेटल को पर्याप्त तापमान तक गर्म करता है ताकि इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर के मेटल पृष्ठ को छोड़ दे।
तो उसे हम कहते हैं द विच टाइप ऑफ इमिशन दैट हीट्स द मेटल टू सरफेस टेम्परेचर टू एनेबल द फ्री इलेक्ट्रॉन टू लीव द मेटल सरफेस, दैट इज कॉल्ड थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है यहाँ पर। डेटा लेंथ दे रखी है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, रेजिस्टिविटी दे रखी है। तो आर इक्वल टू रो एल वाई ए से निकाल लेंगे। रो क्या है 50 इंटू 10⁻⁸ इंटू लेंथ दे रखी है 150 इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया 0.2 mm दे रखा है। तो 0.2 mm है, इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है तो क्या होगा 0.2 को 1000 इंटू 1000 मीटर mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए गुणा करना होगा। तो इन सारी वैल्यू को भाग दे देंगे, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 375 ओम। नेक्स्ट हम देखें एक धातु के तार में विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रवाहित होगी। नेक्स्ट हम देखें आवेश Q1 Q2 पर अपना थोड़ा बल प्रयोग करता है और जब यदि आवेश Q3 इनके समीप लाया जाए तो Q2 और Q3 के बल पर क्या फर्क पड़ेगा। तो Q3 और Q2 के बल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों स्थिर रहेंगे। क्योंकि जैसे हम यहाँ पर दो पॉइंट के बीच में देखें, जो फोर्स काम करता है Q1 Q2 के बीच में काम करेगा तो Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई 4 पाई ई नॉट ई आर, ये इस तरीके से निकलेगा। और Q1 Q2 स्थिर है तो Q3 इनके पास में आने से कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट हम देखें जैसे किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, किसी भी आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है उस पर क्या फर्क पड़ता है, दूरी के वर्ग के साथ घटता जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है क्योंकि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के वर्ग के समानुपाती होता है, व्यनुपाती होता है। यानी फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई ई नॉट ई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग होगा। तो फील्ड स्ट्रेंथ है यानी कि फील्ड स्ट्रेंथ है एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के, यानी दूरी के वर्ग के साथ घटता जाएगा ये। नेक्स्ट हम देखें विद्युत आवेश की इकाई कूलाम है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी टू अनदर बाय मींस ऑफ कंडक्शन। तो कौन सा एसेंशियल कंडीशन है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट को ट्रांसफर करने की। तो पहला तो दोनों बॉडीज का टेम्परेचर है वो अलग अलग होना चाहिए, ये एक मेन कंडीशन है। स्टैटिक बिजली के अध्ययन के अनुसार एक चार्ज किए हुए क्षेत्र का संभावित वोल्टेज क्या होगा। तो चार्ज किए हुए क्षेत्र का जो संभावित वोल्टेज होता है वो हम देखें एक अवलोकन दूरी से आर के व्युत्क्रमानुपाती से बदलता रहता है ये। नेक्स्ट देखें एक कंडक्टर एक करंट ऑफ 18 एम्पियर flow through a conductor for a half minute. The total charge flow within the conductor in the same time will be। तो वो हो जाएगा V इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई ई नॉट ई आर 4 पाई ई नॉट ई आर आर वोल्ट के अकॉर्डिंग होगा ये। यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा 1/r के। तो यहाँ पर आवेश हम निकाल रहे हैं, आवेश की वैल्यू क्या होगी Q इक्वल टू आई इंटू टी 18 यानी 540 कूलाम के आसपास आएगा। एक कंडक्टर के प्रतिरोधक क्षमता से कंडक्टर के आर पार वोल्टेज ड्रॉप का अनुपात है।
तो आर पार वोल्टेज ड्रॉप का जो अनुपात है वो हम निकालें तो एक धारा होगी, कंडक्टर के आर पार वोल्टेज ड्रॉप का अनुपात धारा होगी प्रतिरोधकता क्षमता से। ओम का नियम कहाँ पर लागू होगा? तो यहाँ पर ओम का नियम है, डायोड पर लागू नहीं होता है। ओम का नियम यहाँ पर हम बात करें सिर्फ ओम का नियम केवल कंडक्टर पर लागू होता है। नेक्स्ट देखें, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम नियम के बराबर है। ओम किसके बराबर है? अंतर्राष्ट्रीय ओम है, किसके बराबर होगा? इंटरनेशनल ओम है, वो होगा 1.00049 एब्सोल्यूट ओम वैल्यू है ये। Potential difference of 12 volt is applied to a 7.5 ohm resistance for period of 5 seconds. Then the electric charge transfer in this time. तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना ट्रांसफर होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले करंट निकालनी होगी, I इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर से। V कितना है? 12 वोल्ट, R कितना है? 7.5। तो ये आ जाएगा हमारा 120 डिवाइड बाई 75। अब क्या है? I इंटू टी से हम निकालेंगे Q, I इंटू टी से 120 डिवाइड बाई 75 इंटू टी 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड का 15 बार, 15 इंटू 120, तो ये क्या होगा? 8 कूलम आ गया। 8 कूलम आंसर हो जाएगा। किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है? तो निरपेक्ष विद्युतशीलता का जो एसआई मात्रक निकालेंगे वो आएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान आ जाएगा ये, क्योंकि जैसे फोर्स है, फोर्स 1 डिवाइड बाई 4 पाई ई नॉट ई आर Q1 Q2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर से निकालते हैं, यानी ई नॉट है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई एफ डी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कूलम डिवाइड बाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ई नॉट का जो फाइनल वैल्यू होगी, ई नॉट वो होगी 8.854 इंटू 10 की पावर 12, यानी हम कह सकते हैं कूलम डिवाइड बाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी की यूनिट क्या होगी? तो यही हमने निकाली है एब्सोल्यूट परमिटिविटी की यूनिट, यानी E इक्वल टू ई नॉट ई आर, तो फेरेड पर मीटर होगी यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर। Electric field line and equipotential surface are always at 90 degree. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये सभी 90 डिग्री पे होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये जो लाइन निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये 90 डिग्री पे निकलती है हमेशा इस तरीके से। तो कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा है ये हमेशा 90 डिग्री पर ही निकलेंगी। Voltage applied across a ceramic dielectric produce an electrolytic field 100 times greater than air. What will be the value of dielectric constant? तो 100 टाइम ग्रेटर देन है, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी 100 टाइम्स होगी, क्योंकि E इक्वल टू ई नॉट ई आर दे रखा है और ई आर की वैल्यू दे रखी है E डिवाइड बाई ई नॉट इक्वल टू ई आर। 100 टाइम्स ई नॉट डिवाइड बाई ई नॉट के अकॉर्डिंग ई आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 ही आएगी। तो ये आंसर हो जाएगा 100, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी 100 हो जाएगा। Which of the following material has the highest value of dielectric constant? तो कौन सी मटेरियल की हाईएस्ट वैल्यू होती है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की? तो वो होता है सेरेमिक। जैसे हम बात करें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की और डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, जैसे एयर की बात करें, एयर एक डायलेक्ट्रिक का काम करती है। स्ट्रेंथ, तो एयर की डायलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है वो 1 होता है, लेकिन डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी 30 होती है। अगर पेपर की बात करें, पेपर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 2,
लेकिन इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 400। फिर पैराफिन की बात करें, पैराफिन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 2.25, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 350। फिर बात करें हम माइका की, माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 6 और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 500। फिर बात करें ग्लास की, ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 8, जबकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 1000। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज क्वांटिटी ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसकी क्वांटिटी है, तो यह है वेक्टर क्वांटिटी एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि किस लिए है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। नेक्स्ट देखें, the surface integral of normal component of the electric displacement d over any closed surface equal to the charge enclosed by the surface, this statement is associated with the, तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी बंद पृष्ठ के लिए इनक्लोज सरफेस के अंदर ये हो जाएगा E इंटू डी, एरिया के अकॉर्डिंग आ जाएगा Q डिवाइड बाई ई नॉट, तो ये क्या कहलाता है, गॉस का नियम कहलाता है। यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट D ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस enclosed by that surface, that statement is associated with the Gauss law. सरफेस पर जो enclosed आवेश होता है उस पर निर्भर करता है। The potential inside a charged hollow sphere is शून्य होगा यहाँ पर, लेकिन सतह के आवेश के बाहर के सेम एज दी सतह के आवेश। द पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज hollow स्फीयर है ये, और hollow स्फीयर के अंदर ये सेम होता है। तो किसी भी आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव का मान सतह के आवेश के बराबर होता है, और यदि दो बिंदु बहुत छोटी दूरी पर स्थित हैं तो हम कह सकते हैं कि विभवांतर है वो यहाँ पर आ जाएगा E इक्वल टू माइनस dV डिवाइड बाई dl। नेक्स्ट हम देखें, टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर carrying current in opposite direction each other, then these conductor are repel conductor। नेक्स्ट हम देखें कि ये रिपील कंडक्टर है, अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है इस तरीके से, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपील कर देंगे, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है, एक तरफ जा रही है, तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, फोर्स को एक तरीके से आपस में अट्रैक्ट करने काम करेंगे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जैसे करंट इस वायर में इस डायरेक्शन में जा रही है, इस वायर में इस डायरेक्शन में जा रही है, इस तरीके से हम देखें इधर जा रही है इधर जा रही है, तो ये क्या करें, रिपील करने का काम करेंगे। मेटालिक स्फेरिकल सेल भी रेडियस है, यहाँ पर चार्ज है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और U के अकॉर्डिंग हम देखें U इक्वल टू हाफ Q डिवाइड बाई V इंटू V स्क्वायर के अकॉर्डिंग होगा, C की वैल्यू हो जाएगी Q डिवाइड बाई V,
तो u की वैल्यू हो जाएगी u हाफ इंटू क्यू, और v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो q इंटू वी हो जाएगा, यानी u की वैल्यू हो जाएगी हाफ q इंटू वी। और v की वैल्यू देखें हम तो v की वोल्टेज जो होगा वो होता है q डिवाइड बाई 4 पाई ई नॉट p के अकॉर्डिंग। तो u की वैल्यू हो जाएगी q स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई ई नॉट p, 8 पाई ई नॉट p, ये u निकल के आ जाएगा हमारा। तो आंसर क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा u इक्वल टू क्यू स्क्वायर 8 पाई ई नॉट p, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें हम, रिप्रेजेंट द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर मटेरियल, रिप्रेजेंट द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर मटेरियल LMIT सिस्टम, LMIT सिस्टम। तो यहाँ पर द्रव्यमान दे रखा है, लेंथ लंबाई दे रखी है, समय दे रखा है, धारा दे रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टिविटी हम निकालें, रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी के लिए हमें निकलेगा रेजिस्टिविटी ml की पावर 3 t की पावर -3 I की पावर -2। तो ये हो जाएगा हमारा R इक्वल टू रो एल बाई ए, और रो की वैल्यू हो जाएगी आर ए डिवाइड बाई एल। तो आर की वैल्यू हो जाएगी बी डिवाइड बाई आई यानी करंट, और वी इक्वल टू हो जाएगा वर्क डिवाइड बाई क्यू। तो रो की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, यानी कि वर्क डिवाइड बाई क्यू, वी की वैल्यू होगी, इंटू 1/i करंट की वैल्यू होगी, इंटू एरिया डिवाइड बाई लेंथ। तो इसके अकॉर्डिंग इसको जमाएं हम, तो वर्क डिवाइड बाई क्यू के अकॉर्डिंग हम देखें एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे क्यू के लिए आई इंटू टी हो जाएगा। फिर यहाँ पर एल स्क्वायर हो जाएगा एरिया के लिए, और यहाँ पर आई इंटू टी के लिए क्या हो जाएगा आई इंटू एल, एल के लिए लंबाई हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। डब्ल्यू यहाँ पर क्या काम कर रहा है, कार्य का काम कर रहा है, यानी कार्य को शो कर रहा है। क्यू यहाँ पर आवेश को बता रहा है, आई यहाँ पर करंट को, धारा को बता रहा है, ए यहाँ पर क्षेत्रफल को बता रहा है एरिया, और एल यहाँ पर लंबाई को बता रहा है। नेक्स्ट हम देखें, व्हेन ए वोल्टेज अप्लाइड द डायरेक्शन ऑफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो वोल्टेज लगाने पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक होती है, और विद्युत क्षेत्र एक वेक्टर मात्रा है जिसकी दिशा जो एक क्षेत्र में रखे जाने पर धनात्मक पुष्ट होती है। और धनात्मक सोर्स चार्ज के बारे में हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनात्मक सोर्स से निकलती है, और ऋणात्मक सोर्स के बारे में विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणात्मक सोर्स की तरफ जाती है, यानी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी। नेक्स्ट देखें, फॉर ए हॉलो चार्ज thin metallic sphere with the center O and point on the surface of sphere as R, the magnitude of electric field and potential from O to R is respectively, that is from O to R, that is 0 and constant। O केंद्र वाला अगर खोखला गोला है, आवेशित करेंगे पर धात्विक गोले के लिए, तो गोले की सतह पर बिंदु R पर विद्युत क्षेत्र का मान है O से R के बीच में शून्य से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तक चला जाएगा ये। If two equal charges having the magnitude of 1 coulomb are kept at the distance of 1 meter, the magnitude of electrostatic force acting between them, तो मैग्नीट्यूड निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो वो यहाँ पर 9 × 10⁹ निकलेगा। इससे फोर्स हमने पहले निकाला था, फोर्स इंक्लूड ये हो जाएगा कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। कांस्टेंट की वैल्यू, के की वैल्यू क्या है 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग फोर्स आ जाएगा हमारा 9 × 10⁹ न्यूटन।
नेक्स्ट देखें, फॉर ए स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, फॉर ए स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड तो सरफेस इंटीग्रल है वो दिया हुआ है 0। तो ये क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है कि गॉस लॉ का वैल्यू बता रहा है फॉर स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी एस इज 0, दैट इज कॉल्ड गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी एस इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0। तो चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम है ये हमें बताता है। तो वह बिंदु जहां पर दो बराबर और विपरीत चुंबकीय क्षेत्रों में उपस्थित होने के कारण नेट चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, वो ये पॉइंट यहाँ पर बता रहा है। An isolated sphere of radius 1 centimeter is kept in air, its capacitance will be। तो कैपेसिटेंस क्या होगा इसका, तो कैपेसिटेंस निकालना हो तो कैपेसिटेंस होगा यहाँ पर कैपेसिटेंस 4 पाई ई नॉट आर। तो 4 पाई ई नॉट आर के अकॉर्डिंग हम देखें 4 पाई ई नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 इन 4 पाई ई नॉट आर। तो 4 पाई ई नॉट की सिर्फ वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर 9, और आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालें कि कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालें, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -2। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सी की वैल्यू 1.11 पिको फैरड। तो ये आंसर आ जाएगा। करेक्टली कौन सा मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर, ये देखें हम। तो करेक्टली जैसे कि लाइन चार्ज के लिए गॉस लॉ लगाते हैं, सही बात है। पावर फ्लो के लिए पॉइंटिंग वेक्टर यूज कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए एम्पेयर्स लॉ लगाते हैं, ये गलत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए बॉयल्ड सावर्ट्स लॉ लगाते हैं, ये सही है। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है विस्थापन धारा, उसके लिए हम मैक्सवेल इक्वेशन लगाते हैं। तो यहाँ पर एम्पेयर्स लॉ ने लगा के मैक्सवेल इक्वेशन लगाते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट और मैक्सवेल इक्वेशन क्या कहती है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर बताती है इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एस इक्वल टू म्यू नॉट आई इक्वल टू म्यू नॉट आई सी। और डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला क्या होगा, जी डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल ई डिवाइड बाई डेल टी प्लस डेल पी डिवाइड बाई डेल टी। तो इसके अकॉर्डिंग आई डी की जो वैल्यू है, आई डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी। नेक्स्ट देखें, अराउंड ए पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस आर। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो स्फेरिकल। अराउंड ए पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस आर स्फेरिकल। तो जैसे ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इसके चारों तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक तरीके से स्फेरिकल होगी। तो प्लस क्यू को केंद्र मान करके हमने इसको खींचा है। नेक्स्ट देखें, जैसे इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डिम्पोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डिम्पोल मूवमेंट की यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक डिम्पोल मूवमेंट की जो यूनिट होगी यहाँ पर वो होगी कूलाम पर मीटर, इलेक्ट्रिक डिम्पोल यूनिट की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आइदर स्ट्रेट लाइन और स्मूथ कर्व्ड लाइन, दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एंड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 horsepower इक्वल टू 746
watt. The total electric flux through any cloud surface surrounding charge is equal to the amount of charge in cloud. That above statement is related to this statement is related to the Gauss law. The stationary charge in magnetic field experience. Stationary charge that is experienced in a magnetic field, that is no force, because in the magnetic field force equal to k q1 q2 divided by r square. If there is no force, then net आवेश is also 0, q net equal to 0. Then we can call E equal to F divided by Q. Here E is 0 for constant आवेश, then that is also 0. There is no force. Drift velocity acquired per unit electric field applied is called. Electric field applied is called electron mobility. So formula of mobility mu equal to Vd divided by E, that is drift velocity divided by electric field. Next we can see Gauss law relate the electric field intensity E with the volume charge density rho at the point edge. At the point edge, rho d equal to rho, del d equal to rho, d equal to E naught phi. So we can say that del into E equal to rho divided by E naught, that is option A. So D is called विद्युत फ्लक्स घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. D is called density of electric flux, and rho is called आयतन आवेश घनत्व, and E electric field intensity. Next we can see what is the force of attraction between two electric charge of opposite polarity having 1 coulomb each when placed at the distance of 1 meter. When placed at the distance of 1 meter, that is 9 into 10 की power 9 Newton. So force is equal to Q1 Q2 divided by 4 pi E naught ER R square. For 1 coulomb we can see their force is equal to -1 into 1 divided by 4 pi E naught ER, or radius also 1. Then we can calculate force equal to -9 into 10 की power 9 Newton, that is attraction for use of minus. अगर माइनस साइन आ रहा है तो अट्रैक्शन है, और प्लस आता है तो ये अट्रैक्शन फोर्स होगा. नेक्स्ट हम देखें मैक्सवेल इक्वेशन कौन सी नहीं है यहाँ पर. तो मैक्सवेल इक्वेशन ये वाली मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है,
बाकी यहाँ पर डेल इंटू ई माइनस वी मैक्सवेल इक्वेशन है, ये मैक्सवेल इक्वेशन है, ये यहाँ पर मैक्सवेल इक्वेशन है, क्योंकि डेल इंटू ई क्या है, रो वी डिवाइड बाई डी टी है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग हम निकाले थे, ये वाली मैक्सवेल इक्वेशन है। तो डेल इंटू ई माइनस वी के अकॉर्डिंग हो जाएगी ये। और डेल इंटू डी इक्वल टू पी रो हो जाएगा। तो पहला मैक्सवेल समीकरण है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। और ये यहाँ पर डेल इंटू वी इक्वल टू जीरो क्या बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कंटिन्यूस है। फील्ड लाइंस कंटिन्यूस है। नेक्स्ट हम देखें, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, इफ E electric field is the charge density in the ideal conductor is zero. So according to the Gauss law, if electric field is zero, then the charge density of ideal conductor is also zero. So we can say that D equal to E naught E, or D is directly proportional to electric field. If electric field intensity is zero, then D is also zero. नेक्स्ट हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं जो कि एग्जाम के अंदर इन्हीं में से पूछा जाता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं ये। जैसे कि निर्वात की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसका मान इकाई में होता है। रिलेटिव परमिटिविटी का मान इकाई में होता है। यदि एक पैरावैद्युति यानी कि डाइलेक्ट्रिक को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तब क्षेत्र सामर्थ्य यहाँ पर घटेगी। डाइलेक्ट्रिक को अगर विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वो घटेगा। जब दो आवेशों के बीच में कुचालक की मोटी शीट रख दी जाए तब दोनों आवेशों के मध्य जो बल है वो घटता है। एक केबल में अधिकतम प्रवणता क्या होती है, चालक में अधिक प्रवणता होती है। यदि वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम लगाएं तब संधारित्र की धारिता पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है, अगर अलग माध्यम लगाते हैं वायु के अलावा। तो विद्युतशीलता का मात्रा क्या होता है, फेरेड पर मीटर। किसी भी पदार्थ पर न्यूनतम आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। 1 वोल्ट का मान 1 जूल प्रति कूलाम के आधार पर होता है। एक संधारित्र पर विभवांतर पहले की अपेक्षा दुगना कर देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर पर निर्भर नहीं करती है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दो समान और बराबर आवेशों के मध्य एक तीसरा और बराबर आवेश रखा जाए तो तीसरा आवेश स्थायी साम्यावस्था में रहेगा। तीन आवेशों को 2q - q और q के तुल्य है, तो एक समत्रिभुज के शीर्षों पर रखें तो त्रिभुज के परिवृत्त के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा परंतु विभव शून्य होगा। दो समांतर में संयोजित कैपेसिटर प्रत्येक 2 माइक्रोफैराड का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। दो समान आकार के गोलाकार चालकों ए और बी जिसमें एक ठोस और एक खोखला है समान विभव पर आवेशित किया जाता है। ए और बी पर आवेश क्रम से क्यू ए क्यू बी क्या होगा, एक ठोस है उस पर माइनस क्यू बी और जो खोखला है उस पर क्यू बी हो जाएगा। संधारित्र में विद्युत आवेश संचित रहता है, परावैद्युतीकरण यानी डाइलेक्ट्रिक के रूप में रहता है। दो आवेशित चालक गोले एक तार द्वारा परस्पर संबंधित किए गए हैं तो दोनों पर आवेश भिन्न भिन्न, कुल आवेश संरक्षित रहेगा। कैपेसिटर संग्रह कर सकता है तो चार्ज कैपेसिटर संग्रह कर सकता है। आवेश का एक खोखला गोला विद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न करता है, किसी आंतरिक बिंदु पर उत्पन्न नहीं करता है। अस्थितिक विद्युत घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है। अस्थितिक विद्युत यदि एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तब यह विध्रुवीय रूप से धनावेशित हो जाता है। एक आवेशित पिंड के चारों ओर का स्थान जहां आवेश का प्रवाह रहता है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत के एक कूलाम में कितने ईएसयू के तुल्य होता है, 3 × 10⁹ ईएसयू के अकॉर्डिंग हो जाएगा। पेपर कैपेसिटर सामान्यतः स्थिर कैपेसिटर होता है। माइका और सिरेमिक कैपेसिटर स्थिर कैपेसिटर नहीं होते हैं। ताप वृद्धि के साथ पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक क्षमता घटती है।
प्रेरकीय परिपथों में कैपेसिटर का उपयोग पावर फैक्टर सुधारने के लिए किया जाता है। शंकु के आकार के आवेशित चालक पर आवेश वितरण होता है, एक समान होगा। सीलिंग फैन की मोटर्स में फेज स्पेशलिस्ट करने के लिए किस प्रकार का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है? पेपर। शून्यकृत स्थान की विद्युतशीलता है वो है -1। नेक्स्ट हम देखें, मीडियम की पराविद्युत क्षमता यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? किलोवाट पर एमएम में प्रति की जाती है। किसी माध्यम पर उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज सप्लाई करने पर माध्यम पंचर हो जाएगा। केबल में न्यूनतम विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट किस स्थान पर होती है? इंसुलेशन में होती है। विद्युत आवेशों के मध्य बल के लिए कूलाम का नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अकॉर्डिंग होगा। एक गतिमान आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में उत्पन्न करता है। एक खोखलीय चालकीय गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य रहता है। यदि अनेक छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर के एक बड़ी बूंद बनाई जाए तब पोटेंशियल में वृद्धि होती है। बड़ी बूंद की त्रिज्या के वर्ग के सीधे समानुपाती होती है। एक माइका और एक सेरेमिक कैपेसिटर समान माप के हैं, इस किसकी कैपेसिटी अधिक होगी? तो सेरेमिक कैपेसिटर की कैपेसिटी अधिक होगी। एक माइक्रोफेराड धारिता तुल्य है 10⁻⁶ फेराड। दो कैपेसिटर को समांतर में कैपेसिटी उनके श्रेणी में कनेक्शन के कैपेसिटर की 4 गुना होती है, तो इसका अर्थ है दोनों की कैपेसिटी समान होगी। कैपेसिटर के गर्म होने का कारण है क्षरण प्रतिरोध है। माइका कैपेसिटर का विशेष गुण है उसका कम लीकेज प्रतिरोध होना। R1 R2 त्रिज्या के दो गोले परस्पर एक चालकीय तार से जुड़े जाते हैं। यदि प्रत्येक गोले का आवेश Q दिया जाए तो दोनों गोलों में पोटेंशियल शून्य होगा। यदि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के स्थान पर कोई चालकीय पदार्थ रख दिया जाए तो कैपेसिटर की प्लेट शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ब्रेकडाउन होने पर बाहर निकल जाते हैं। एक आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक लाने से आवेशित चालक की कैपेसिटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर केवल डीसी पर प्रयोग किया जाता है। कैपेसिटर की कैपेसिटी प्लेटों की मोटाई में परिवर्तन होने से प्रभावित नहीं होती है। कैपेसिटर बनाने के लिए उच्च विद्युतशीलता का डाइलेक्ट्रिक उत्तम होता है। पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा चार्ज से बाहर। एक आवेशित चालक में आवेश हटाने की उपयुक्त विधि चालक को ग्राउंड करना है। एक समविभव यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस विद्युत क्षेत्र की रेखाएं सदा 90 डिग्री पर होती हैं। एक विलगित आवेश चालक पर आवेश चालक की सतह पर रहता है। एक कैपेसिटर 5 वोल्ट पर 0.12 कूलाम चार्ज स्टोर करता है तो उसकी धारिता क्या होगी? 0.024। किस कैपेसिटर में कैपेसिटी दर्शाने के लिए कलर कोड का उपयोग नहीं किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में कलर कोड का प्रयोग हम नहीं करते हैं। बाकी ये दूसरा टॉपिक है, वो किसी और वीडियो में देखेंगे।